Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study the enemy and this is the last lecture of this chapter. अंत ख़त्म होने वाला है और इसमें जो था हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता रखा था कि वो जो सदाओ हैं जनरल के पास जाते हैं और सारी की सारी स्टोरी बता देते हैं कि किस तरीके से एक प्रिजनर ऑफ वॉर उनके घर पे आ गया था, उसका ऑपरेशन किया और ये सब कुछ। तो वो जो जनरल हैं उन्हें विश्वास दिलाते हैं, कहते हैं कि आप चिंता ना करें और हमारे जो प्राइवेट एसेंसिस हैं उन्हें भेजकर हम उसे मरवा देंगे। उन्हें इन बार बिल्डिंग की आर्ट आती है और पता भी नहीं चलेगा किसी को, अगर आप चाहें तो उसकी बॉडी भी फिनिश करवा देंगे। तो ये सारा कुछ जो है प्लान बन गया होता है। तो सदाओ एक रात देखते हैं कोई कुछ नहीं होता, दूसरी रात देखते हैं फिर भी कोई नहीं आता। क्यों ऐसा हो चुका था, तो इस इंतज़ार में रहते हैं कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, और इसकी वजह से वो लगातार सो भी नहीं पाते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी साउंड, कोई भी नॉइज़ रात में आया करता था और एकदम वो चौंक जाया करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि है ना जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनकर वो जाने ही वाली थी, तो रोक लिया और दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा ये डेफिनेटली आज तो आ ही गए होंगे, लेकिन सुबह जब भी वो गेट खोल कर देखा करते थे तो वो जो प्रिजन ऑफ वॉर था वो उनके उसी रूम में पाया जाता था, उसी रूम में वो वहाँ पे रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया और किसी भी तरीके से वो उससे निजात नहीं पा रहे हैं। अब कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए जिससे कि वो वहाँ से चला जाए या मारा जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो उनके घर पे ना रहे। बस ये था उनका मेन मोटो। क्यों बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे ना, पूरी रात पूरे दिन टेंशन में रहना और पता नहीं हर पल ये सोचते रहना कि क्या होने वाला है, क्या होगा अगले क्षण, अगर किसी को पता चल गया तो, अगर पुलिस को पता चल गया तो देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा उससे कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि तुम अब जो है ना इस लायक हो गए हो, इस योग्य हो गए हो कि अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए तो तुम आराम से आगे जा सकते हो, है ना। और हम तुम्हारे लिए एक बोट का अरेंजमेंट कर दे रहे हैं शोर से, और वहाँ से उस बोट को लेकर तुम पास वाले आइलैंड पे चले जाओगे। उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहा करता है। वहाँ पर जो है अभी तूफ़ान वगैरह आते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड जो है सबमर्ज्ड हो जाता है, लेकिन इस टाइम तूफ़ान नहीं आएंगे। और तुम्हें तो रुकना ही कितने टाइम है, तुम्हें केवल इतना टाइम रुकना है कि जो कोरियन फिशिंग बोट्स वहाँ से निकला करते हैं, वहाँ से अगर कोई भी फिशिंग बोट निकले उस पर रुकवा के आपको बैठ जाना। और वो बिल्कुल पास से निकला करते हैं, ऐसा नहीं है दूर से जा रहे हो आपकी आवाज़ ना पहुँचे। पास से इसलिए निकला करते हैं क्योंकि उसके पास में जो वाटर है वो काफ़ी गहरा है और गहरे ही पानी में जो है शिप चलते हैं, तो वहाँ आराम से निकलते हुए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर हों। तो ऐसा कर लीजिए, सारा अरेंजमेंट हम आपका कर दे रहे हैं, यहाँ से आप चले जाइए। तो जो यंग मैन है वो क्या कर रहा है, स्टेयर्ड एट हिम, किसकी तरफ, सदाओ की तरफ देख रहा है निगाह बांध के। स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, उसने कहा कि ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने बड़ी सज्जनता से कह दिया, मैं शायद ऐसा ही सोचता हूँ कि तुम्हें ही करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, अब तो तुम समझ ही गए हो। इट इज़ नॉट रिटन दैट यू आर हियर, और एक थोड़ा सा वो भी दे देते हैं इसे इंडिकेशन भी कि ये किसी से छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, है ना। लोगों को पता चल चुका। अब धीरे धीरे द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंसन, और जो युवक होता है वो बहुत परफेक्ट कॉम्प्रिहेंसन का मतलब पूर्णतः समझते हुए अपना सिर को हिलाता है। ओके, ही सेड सिंपली, उसने कह दिया। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, अब क्या है कि सदाओ उससे शाम तक मिलने नहीं आता है। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, फिर क्या होता है, अपनी जो नौका होती है उसे वो खींचकर वहाँ पे तट पे किनारे पर लगा दिया करता है, to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day. अब क्या है, पूरे दिन तो उसे विजिट नहीं करता, पूरे दिन उसके अरेंजमेंट में लगा रहता है और बोट लगा के किनारे पर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ज़रूरी सामान होते हैं, वो रख दिया करता है। बोटल वाटर रख देता है, खाना रख देता है, जो कि उसने दिन में चुपचाप खरीदे थे। एज वेल एज 2 quills ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप, और फिर वो जो है एक पॉन शॉप से, जो फुटकर वाली गिरवी वाली दुकानें होती हैं, वहाँ से लाकर एक क्विल्ट वगैरह भी रख दिया करता है। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और फिर वो जो बोट हुआ करती है ना उसको बांध दिया करता है, पानी कहीं ऐसा ना हो बह के चली जाए। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट, पोस्ट से बांध देता है इन द वाटर। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि उस टाइम जो थे टाइड काफ़ी तेज़ से थे और कब पता नहीं कब एक लहर आए और उस नाव को बहाकर लेकर चली जाए, इसलिए वो उसे बांध कर आया करता है वहाँ पे सही से। तो
देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। देखो कितना क्रिटिकल हो रहा होगा उसके लिए कि इतनी रात है और चांदनी भी नहीं है ना, चंदा भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरी रात होगी और बिना फ्लैश लाइट के काम कर रहा था, क्योंकि अगर वहाँ पे फ्लैश लाइट दिखाएगा और इतना सारा कुछ लंबे टाइम तक करता रहेगा तो हो सकता है किसी को शक हो जाए। When he came to the house, he entered as though he was just back from his work. जब वो घर पे आया तो बिल्कुल इस तरीके से आया जैसे कि वो अपने काम से लौट रहा हो। And so Hannah knew nothing. इसलिए हैना को कुछ भी नहीं पता चला। Amy was here today. She said as she served his supper. जब वो supper उसे शाम को खाना दे रही थी तो उसने कहा कि देखो आज यहाँ पर कौन आया था, Amy आई थी। Though she was so modern, still she did not eat with him. जो है ना थी वो काफ़ी आधुनिक थी, मतलब मॉडर्न लड़की थी एकदम, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं खाती थी। अपने हस्बैंड को पहले खिलाया करती थी, उसके बाद खुद खाया करती थी। यमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साय। अब क्या है कि बच्चे को देखकर वही रोना शुरू हो गए। यमी आई थी ना, और फिर वो आह भरकर वहाँ से लौट गई। मतलब ऐसा है ना कहीं अट्रैक्शन जो था बच्चों के प्रति उसका, या लगाव, काफ़ी लंबे टाइम तक वो खिलाती रही थी तो वो उसे यहाँ पर खींच के लेके आया था। लेकिन अब वो जो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, जो परिस्थिति थी उसकी वजह से वो वहाँ पे रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो दोबारा से वहाँ से लौट गई, रुकी नहीं वो दोबारा वहाँ पे। शी मिसेस हिम सो, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाउ सेड। तो जैसे ही ये जो फॉरनर है, विदेशी है, यहाँ से चला जाएगा ना तो सर्वेंट्स लौट आएंगे। सदाउ बोल रहा है। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड। उस रात वो जो था सोने जाने से पहले कहाँ पर गया, गेस्ट रूम में गया। एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और वहाँ पे बहुत ध्यान से उसने अमेरिकन के टेम्परेचर को चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, और उसकी घाव को देखा किस तरीके किस अवस्था में। एंड इज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट को चेक किया और पल्स भी देखी। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। जो पल्स थी, जो नब्ज थी, थोड़ी सही नहीं चल रही थी, मतलब अव्यवस्थित चल रही थी, रेगुलर नहीं थी। ये शायद फीवर वगैरह की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि किसकी वजह से हो रहा था, एक्साइटमेंट की वजह से। बड़ा एक्साइटेड था ना वो जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, एक बार फिर से उसकी जान बचाई जा रही थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स व प्रेस टुगेदर, काफ़ी कस के, मतलब कुछ बोलना चाह रहा होगा, कस के दबाए होगा, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर नहीं करना चाह रहा होगा, अभी तक काफ़ी भावुक हो गया होगा, इसकी वजह से अपने ओंठों को कस के दबाया हुआ था। एंड हिज आइज बर्न्ड, उसकी आंखें एकदम ऐसा लग रहा था जल सी रही हूँ। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल और केवल एक चीज़ सही तरीके से नज़र आ रही थी, और क्या था, अभी उसके जो स्कार्स थे ना, जो कटे वटे के निशान थे, वो अभी लाल थे एकदम, ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो ऐसा शायद हो जाया करता है इंसान के साथ। आई रियलाइज़ यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। तब ये ही टोल्ड सदाओ, जो टॉम है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक बार फिर से मेरी लाइफ बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाओ सेड, ना, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बचा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। सही मायने में तो सही बात तो ये है, अब बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो रहा है तुमको यहाँ पर रखना, है ना। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक झेल नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से जाओ, कहीं पे भी जाओ। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। उसकी जो बहुत शानदार सी फ्लैश लाइट थी ना सदाओ की, थोड़ा सा झिझक रहा था उसे देने में, कह रहा कहाँ ये फालतू में फ्लैश लाइट भी जा रही है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि वो उसे दे ही देगा, चलो ले जाओ लो। इट वॉज स्मॉल वन, ये एक छोटी सी थी, जॉन उसकी खुद की, विच यूज एट नाइट वैन ही वॉज कॉल्ड, जब भी कहीं पे उसे बुलाया जाता था तो वो उसे लेकर साथ में जाया करता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सैड, सिग्नली टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। तो उसने कहा कि बाई चांस ऐसा होता है कि तुम वहाँ पे रहते रहो, तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो तुम 2 बार फ्लैश जलाकर मुझे इशारा कर देना, बिल्कुल उस लेवल पे करना जहाँ पर क्षितिज होता है। क्षितिज कहाँ पे होता है, मतलब सूरज डूबा करता है ना, तो हॉराइजन उसे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि धरती आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं ना, उसे हॉराइजन कहा जाता है। डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, हाँ
ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में तुम सिग्नल करना, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है ना शाम को, उस टाइम पे मुझे सिग्नल कर देना, मुझे समझ आ जाएगा, मैं शाम को देखा करूँगा। रात में मत करना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि रात में देख लिए जाएंगे, कोई भी देख लेगा, कोई भी समझ जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नलिंग वंस, अगर तुम वहाँ पे पहुँच जाओ बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, तो केवल मुझे एक बार सिग्नल करना, एक बार फ्लैश जला के दिखा देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, वहाँ पर जब तुम पहुँच जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पे ताज़ी मछलियाँ मिलेंगी, लेकिन उन्हें तुम्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आग जलाओगे तो वहाँ से देख ली जाएगी, कहीं से भी कोई भी देख सकता है। ओके, द यंग मैन ब्रेथ्ड, अब वो सांस लेते हुए उस यंग मैन ने कह दिया, ओके ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जैपनीज क्लोथ्स, वो जो था जैपनीज क्लोथ्स पहने हुए था, विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो कि सदाओ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड ब्लैक क्लोथ, और अंत सदाओ ने उसे काले कपड़े पहना दिया अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, किसके ऊपर, काला कपड़ा बांध दिया उसका जो बुरा चेहरा था उसके ऊपर। नाउ सदाओ सेड, सदाओ ने कहा ठीक आप जाओ। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउस हैंड वार्मली, बिना एक शब्द कहे उसने हाथ मिलाया, एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर जो था बहुत सही तरीके से फ्लोर से चला गया, एंड डाउन द स्टेप, सीढ़ियों से उतरा, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और कहाँ चला गया, जो गार्डन का डार्कनेस था ना, अंधेरा था, उसमें। वंस ट्वाइस सदाउ सॉ हिज फ्लैश लाइट, जो उसकी एक दो बार उसने लाइट जलाई, फ्लैश किया, टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता देखने के लिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, क्योंकि ऐसे तो लोग चलते ही रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाई, कोई भी आ जा रहा होगा तो ज़रूरी थोड़े ही कि यही समझे लोग कि कोई चोर या फिर वो पिजन ऑफ बॉस जा रहा है। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, तब वो देखता रहा सदा वहाँ पे खड़ा खड़ा, और एक बार और लाइट जलने, प्रकाश जो है फ्लैश उसने देखा। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद जो था उसने पार्टीशन को बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वो चैन की नींद सोया, आराम से सो गया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली, हल्के से, मतलब बहुत ज़्यादा उससे नहीं, हल्की आवाज़ में जनरल उससे पूछता है, तुम कह रहे हो कि मतलब फिर वो वहाँ पे गया, कहाँ पे, जनरल के पास गया उसके इलाज के लिए, उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे आपने वो हत्यारे भेजे नहीं, और वो आदमी वहाँ से बच के भाग गया, क्योंकि ठीक हो गया था ना, तो उसे ऐसा शक होने लगा कि मैं उसे पकड़वा दूंगा, तो कुछ भी ऐसा कुछ बताया होगा जाके, किसने, सदाओ ने, किसको, जनरल को। तो जनरल डायरेक्ट यहाँ पे शुरुआत हो जा रही है, थोड़ा सा बीच में कट कट के लिखा है, कारण उसका इतनी लंबी स्टोरी पहले से ही हो चुकी है, तो सारा का सारा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अलोन। तो द जनरल आस्ट फेंटी, जनरल ने हल्के से पूछा, यू से द मैन एस्केप्ड, तुम्हारे कहने का मतलब है कि आदमी बचकर भाग गया। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. तो अब वो जो है उसका लगभग एक सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ है, और एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसके लिए सदाओ को अभी बुलाया गया है। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक तो ये विश्वास ही नहीं था सदाओ को भी कि जनरल बचेगा कि नहीं बचेगा। द गैल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, जो गैल ब्लैडर थी ना वो अब बिल्कुल उसके पास में ऑपरेशन होने वाला था ना, इसकी वजह से बड़ा खतरनाक ऑपरेशन था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, फिर क्या होता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है बहुत तेज तेज से सांसें लेने लगता है। एंड टू डिमांड फूड, और फिर क्या है, खाने की भी डिमांड करने लगता है। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, अब जब इस तरीके की स्थिति है वही, तो बस हल्की सी आवाज़ में ये कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बच के भाग गया, और इसकी इस तरीके की स्थिति हो रही है ना, कि सांस इतनी तेज आ रही है, इतनी बुरी स्थिति है, बीमार है, तो ऐसे में ये तो पूछ नहीं सकता सदाओ तुमने असैसिन्स क्यों नहीं भेजे, ठीक है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन होगा। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जहाँ तक कि उसे पता है वो कभी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थरली, तो सर्वेंट अब वहाँ पे जब उन्हें पता चला, नौकरों को पता चला कि भाई वो जा चुका है वहाँ से, कौन, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वो वहाँ पे लौट आए, है ना, उसके घर पे लौट आए। उन्होंने उस गेस्ट के रूम को अच्छी तरीके से साफ कर दिया, एंड हैंड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और वहाँ पर सल्फर जलाया ताकि जो वाइट मैन की स्मेल थोड़ी बहुत रह गई है वो निकल जाए पूरी तरीके से। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्राइसेंथेमम्स, तो
केवल और केवल कौन रह गया था वहाँ पे, गार्डनर। तो ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, थोड़ा सा कुछ बोला होगा, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्राइसेंथेमम्स, तो ये एक पौधा हुआ करता है, उसके पीछे वो वहाँ पे खड़ा होगा। बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद ना उससे दोबारा मिला जाकर, कौन, सदाओ, किससे, जनरल से। तो जब जनरल से मिला तो अब जो है, पहले जब अभी थोड़े दिन पहले मिलने गया था ना, एक सप्ताह पहले, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि सही से वो बात कर पाए, केवल उसने इतना कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो वहाँ से बचकर भाग गया। जब बहुत बुरी स्थिति, अब थोड़ा सा उभर गया है उस चीज़ से, वो ऑपरेशन वगैरह हो गया है, सही हो गया है, बोल चाल पा रहा है। तो दोबारा से मिलने जब वहाँ पे गया तो उससे बातचीत हुई, है ना। यस एक्सीलेंसी, हाँ वहाँ से ही एस्केप्ड, वो बचकर भाग गया। पहले पूछा था इसने, अब इसे जवाब दे रहा है, क्योंकि उस समय शायद सुनने की स्थिति में नहीं हो। सदाओ नाउ सेड, सदाओ अब बोलता है कि वो बचकर भाग गया है। ही कर्व्ड, थोड़ा सा खांसा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। खांसा इसलिए जब भी कोई चीज़ को हम छिपाते हैं, जब भी कोई बात हमें मतलब पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करनी होती है, तो इसका मतलब ये होता है जितना भी वो कहना चाह रहा था उतना शायद उसने पूरा बयान नहीं किया था, पूरा नहीं कहा था, तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब कहने के लिए रह भी गया था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन अब वो इच्छुक नहीं था कि थोड़ा सा और भी डिस्टर्ब करे जनरल को। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली, लेकिन तभी क्या हुआ करता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो जनरल है, लेटा हुआ है, उसने अपनी आंखें खोली, अचानक ही आंखें खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, अच्छा वो युद्धबंदी ना, थोड़ा ताकत से कहा करता है, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी वजह से उसे मरवा दूंगा, है ना, मार दूंगा। तो यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, आपने किया था वहाँ से, है ना। वेल वेल, तो फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, सो आई डिड, है ना, मैंने किया तो था, आपने भाई बताया था, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन आपको तो पता ही है भैया मैं कितना ज़्यादा परेशान था, भयंकर रूप से परेशान था। द ट्रुथ इज, सत्य तो ये, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने देखो वायदा किया था तुमसे, है ना, मैंने कहा था कि मैं डेफिनेटली उसे मरवा दूंगा, लेकिन ये कारण ये रहा कि मैं जो था बहुत ज़्यादा परेशान था, और उस टाइम मैं अपनी लाइफ के अलावा और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, केवल मुझे अपनी पड़ी थी, केवल खुद तो बचूं तब कुछ हो। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, अगर वास्तव में बताऊं तो मैं तुमसे किया हुआ वायदा भूल गया था, है ना। अब अगर सदाओ था इस चीज़ को लेकर इंतजार करता तो करता ही रहता बेचारा कि आ जा रहा है, कल आ रहा है, आ जा रहा है, कल आ रहा है, तो उसे और लंबा टाइम, तो उसने सही डिसीजन लिया और उसे वहाँ से भगा दिया, क्योंकि ये एज अ डॉक्टर ये उस व्यक्ति को मार तो सकते थे नहीं। आई वंडर योर एक्सीलेंसी, सदाओ मरमर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वहाँ से सदाओ बोलते हैं, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, निश्चित ही, जनरल कहता है कि वाकई में अगर आप आश्चर्य करते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा केयरलेस रहा इस चीज़ को लेकर, मैं बिल्कुल लापरवाह हो गया था, जनरल बोल रहे हैं। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, तो आप तो समझते ही हो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने देशभक्ति के प्रति जागरूक नहीं हूँ, मैं देशभक्त नहीं हूँ, इसकी वजह से ऐसा मैंने नहीं किया, मैं मतलब लापरवाह हो गया जनरल होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ना कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, है ना। डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई जा रही है कि मैं अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटी है, उसके प्रति अनिच्छुक हूँ, मतलब करना नहीं चाहता हूँ, इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ये सारा कुछ है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ही लुक्ड एंक्ससली एट हिज डॉक्टर, वो जो था अपने डॉक्टर की तरफ दिखता है बड़ी उत्सुकता, बस मतलब बेचैनी के साथ। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, है ना, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये मामला खुल जाता है ना, मैटर शुड कम आउट, यू वुड अंडरस्टैंड, आप तो समझते हो ना, दैट कि वुडंट यू, क्या आप समझ नहीं सकते, मतलब अगर बाई चांस किसी भी तरीके की कोई बात सामने आ जाए तो फिर आप तो समझते ही हो क्या होने वाला है। सर्टेनली योर एक्सलेंसी, सदाउ सेड, निश्चित ही, वहाँ से। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, तो क्या है ना कि मतलब एक चीज़ और भी है, मान लो असेसिन्स को भेजकर
वो उसे मरवाता। और इस तरीके की बात अगर कहीं पे खुल जाती कि जनरल के असैसिन्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने मारा, अगर इस तरीके की कहीं बात कुछ आ जाती तो सोचो कितना बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बनती। तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो इतना जब उसने कहा तो सदाओ समझ गया कि जनरल जो है वही उसके हाथ से बाहर नहीं है, आराम से उसके ही हाथ में है। उसके हाथ से मतलब है उसकी कंसेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सहमति के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दैट इज़ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। तो इस परिस्थिति बस क्या है, वो समझ गया था ये जो परिस्थिति बन रही थी अब वो सुरक्षित है, जनरल उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले हैं, किसके, सदाओ के साथ। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी ही सेड टू द ओल्ड जनरल, कि देखो जनरल के सामने वो कसम खाते हैं सदाओ भी कि मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। भाई जनरल का भी तो एक सीक्रेट ओपन हो गया था कि उनके पास प्राइवेट असेसिन्स रहा करते हैं, तो ये बात पता हो गई थी किसको, सदाओ को। और जनरल को क्या बात पता हो गई थी, वो आपको पता ही है कौन सी वाली, कि उसने पनाह दी थी एक प्रिजनर ऑफ वॉर को। तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं दबे हुए थे किसी चीज़ बस। तो क्या कारण था वो तो आपको समझ आ ही गया। ही सेड द ओल्ड जनरल एंड योर जील अगेंस्ट द एनिमी। तो आपका जो उत्साह था उसके प्रति, उसके विरुद्ध, किसके, एनिमी के। तो बहुत सारी चीज़ें देखकर मुझे समझ आ गया था कि अब भाई सारी चीज़ें जो पैट्रियोटिज़म और ये सारा कुछ है कहीं ना कहीं आपके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप करना नहीं चाह रहे थे, दिक्कत थी, समझ गए। तो एक दूसरे की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का डांडस या एक दूसरे को ऐसा ना फील करा के, इंसल्टेड ना फील करा के, थोड़ा सा उत्साहित, उत्तेजित या फिर अपने आप में गर्व महसूस करें, ऐसा कुछ। यू आर अ गुड मैन द जनरल मर्मर्ड। जनरल बड़बड़ाया, धीरे से बोला, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। एंड क्लोज्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट। तो उस रात जो था, हल्की हल्की जो रोशनी थी, धुंधली सी रोशनी, उसमें सदाओ जो था एक ब्लैक खोजने की कोशिश कर रहा था, मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा चिन्ह नजर आए जिससे कि दूर से पता चल जाए वहाँ पे कोई आदमी है। ट्विलाइट का मतलब होता है धुंधली सी रोशनी। सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड, तो उसका यही रिवॉर्ड होने वाला था। अगर उसे ये पता चल जाता कि वहाँ पे वो व्यक्ति सुरक्षित है तो ये उसके लिए क्या हो गया होता, रिवॉर्ड, कि उसने इतनी मेहनत करी और उस मेहनत का फल, वो व्यक्ति, उसकी जो जान थी वो बच गई। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, लेकिन जो शाम का हल्का हल्का अंधेरा था उसमें कहीं पर भी रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, वहाँ पर कोई भी नहीं था, आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो प्रिजनर था वो जा चुका था। सेफ, सुरक्षित था, डाउटलेस, इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि वो वहाँ से निसंदेह सुरक्षित रूप से चला गया था। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसे केवल इस चीज़ की चेतावनी दी गई थी कि जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट वहाँ पर नहीं आती है वो वहाँ पर रहेगा। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, वो एक क्षण के लिए उस बरांडा पे खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, उस तरफ को, समुद्र के उस तरफ को देख रहा था जिस जगह से वो व्यक्ति वहाँ पर आया था, प्रिजनर ऑफ वॉर वहाँ पर आया था। एंड इनटू हिज माइंड, और सोच रहा था, ऑल दो विदाउट रीजन, बिना ही किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, जब सोच रहा था तब उसके माइंड में अन्य चेहरे भी आ गए बहुत सारे दिमाग में। द प्रोफेसर, एक वाइट चेहरा कौन सा था, जो प्रोफेसर था। एट द हाउस एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना, वो व्यक्ति कौन सा वाला, जिसके घर पे वो हैना से मिला था। एक अजीब सा, थोड़ा सा नीरस सा व्यक्ति था, डल मैन। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वूमन, और वो जो प्रोफेसर की पत्नी हुआ करती थी ना, बहुत मूर्खतापूर्ण बातें करने वाली बातूनी महिला। इन स्पाइट ऑफ विश टू बी काइंड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी दयालु, ये सब कुछ प्रवृत्ति के थे वो लोग। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उस पे उसके बाद एक और वाइट मैन का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया, और वो कौन था, उसके जो एनाटॉमी के टीचर थे वो। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, उन्होंने सिखाया था कि चाकू से दया किस तरीके से दिखाई जाती है। मर्सी विद द नाइफ मतलब सपोज अगर आप किसी के प्रति दयावान हो और अगर आप ऑपरेशन करने जा रहे हो
और सोचो कि इसे ना काटें, इसका ऑपरेशन ना करें तो मार दोगे, या फिर काट कर सही कर दो उसे, ऑपरेशन कर दो उसका तो सही कर दोगे। तो मर्सी विद द नाइफ का मतलब ये हो गया, वही अपना जो दया दिखानी है ना वो नाइफ के साथ दिखाओ, उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है सही तरीके से करो, उसे ठीक करो, तभी आप दयावान माने जाओगे। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड सेलिब्रिटी लैंडलेडी, और फिर जो है उसने उसका चेहरा याद किया, जो फूहड़ सी भद्दी सी जो उसकी लैंडलेडी मकान मालिकिन थी ना, उस महिला का। He had great difficulty in finding a place to live in America. उस टाइम की बात है, बिकॉज ही वॉज ए जैपनीज़, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सपोज़ अगर इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही है और वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे रहने के लिए आया करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी। नॉर्मली अगर हम चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार कर रहे हैं और वहाँ से कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे रूम वगैरह लेने की कोशिश किया करते हैं, तो फिर हम लोग जो हैं किस तरीके से उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज़ इंडिया में ना रहते हों अभी, या फिर इंडियंस चाइना में ना रहते हों। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज़ जो हैं इंडिया में और इंडियंस जो हैं वो चाइना में हैं, अभी रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उससे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूर खड़ी हो जाती हैं, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। आज भी लोग रह रहे हैं। तो जब ये वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, तो यही सिचुएशन इनके सामने भी आई कि जब वहाँ पे पहुँचे तो इन्हें रूम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था और जापान ने अमेरिका की दुर्दशा कर रखी थी, जिससे नाराज़ होकर अमेरिका ने जो था उनके ऊपर क्या था, हिरोशिमा नागासाकी की घटना तो सभी को पता ही होगी, बॉम्ब डाला था, लिटिल मैन और फैट बॉय। तो ये सारा कुछ जो हुआ था, इसकी वजह से इन्हें रूम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये जो सेलेंटनली लेडी की जिसके बारे में बात की, इसने इनकी कहीं ना कहीं हेल्प की थी। बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज़, द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि जो लोग थे अमेरिका के वो पूर्व धारणा से भरे हुए थे। भाई अगर कोई जैपनीज़ आएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, जैपनीज़ आर द टेररिस्ट, इस तरीके की विचारधारा उन लोगों ने बना रखी थी। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे रहना बड़ा ही मुश्किल था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, वो जो थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे। हाउ ही हैड डेस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, किस तरीके से वो थोड़ा सा घृणा किया करता था अज्ञानी गंदी महिला का, गंदी महिला से। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, और फिर उसने जो था अंततः उसके दयनीय घर में रहने की परमिशन उसे दे दी थी। किसको? सदाओ को। कहीं ना कहीं उसे उस घर में रख ही लिया था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through इन्फ्लुएंजा, और फिर वो उसके कहीं ना कहीं आभारी भी थे काफ़ी। कौन? सदाओ। किस? उसी फूहड़ से महिला के कारण उसका, कि जब वो अंतिम साल में थे तो उन्हें जो इन्फ्लुएंजा हो गया था उस टाइम पे उसी महिला ने इनकी देखभाल की थी काफ़ी अच्छी तरीके से। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था, फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। इतना सारा कुछ करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किया था। घृणास्पद थी, इनके प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी, है ना, कहीं ना कहीं हेट करती थी इनसे, लेकिन फिर भी उसने देखभाल की थी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इन्होंने किसके साथ किया था? प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ये प्रिजनर ऑफ वॉर में, वो चाहते थे कि मर जाए तो मर जाए, बच जाए तो बच जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इन्होंने उसकी पूरी हेल्प की। देखा आपने, है ना, पूरे चैप्टर आपने पढ़ा और उसमें आपने पाया कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो महिला जो कि खुद भी प्रेजुडिस से भरी हुई थी, कहीं ना कहीं सदाओं से घृणा किया करती थी, और फिर भी उसने जब इन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था तो पूरी देखभाल की थी इनकी। पहले के टाइम में अगर इन्फ्लुएंजा भी हो जाया करता तो लोग मर जाते थे, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, समझे आप। इतनी ज़्यादा आसानी से ये एंटीबायोटिक वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम पे जब इन्होंने इनका नर्स किया, ये देखभाल की और इन्हें बचाया, तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब उपकार मान सकते हो, एहसान मान सकते हो। किसका? हो सेलेंटनली लेडी का। किसके ऊपर? सदाओ के ऊपर। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ का बदला हमें दूसरी चीज़ से चुकाना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ होगा, और बुरा करोगे तो बुरा भी, कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकता है और होता भी है। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, अब उसे चेहरा किसका याद आ गया? एट लास्ट वही कहीं ना कहीं थका हुआ सा, हरा हुआ सा फेस ऑफ प्रिजनर।
वाइट एंड रिपल्सिव, उसी तरीके का, घृणास्पद, है ना, सफ़ेद, स्ट्रेंज, अजीब, ही थॉट, क्या बात है ना, क्या अद्भुत चीज़ है, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार मैंने उस आदमी को मारा क्यों नहीं मारा। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। देखो ऐसा होता है कि आप सोचो कि अगर मैं इनकी जगह पे होता, सदाऊ की जगह पे, तो भाई वॉर चल रहा है, अगर पाकिस्तान का कोई भी आदमी आता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता, है ना, हर हालत में मार देता। टेररिस्ट आ जाए आप छोड़ दोगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। टेररिस्ट एक अलग कैटेगरी होती है और जो सोल्जर्स होते हैं वो अलग कैटेगरी होती है। वही सोल्जर्स हैं, अगर आप मान लो कॉमन मैन हैं, आप किसी में से कोई भी भर्ती हो जाता है तो क्या होगा, एक सोल्जर बन जाएगा, एक आर्मी मैन बन जाएगा, और वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो आप उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पूरी तरीके से, देश के लिए लड़ रहे हैं, और कोई भी अपने देश के लिए लड़ेगा। तो इसी के तौर पर क्या है, जेनेवा कन्वेंशन हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि वही सारे के सारे जो प्रिजनर्स हुआ करते हैं, सारे के सारे जो आर्मी मैन हुआ करते हैं, सोल्जर्स हुआ करते हैं, वो अपने देश के लिए लड़ा करते हैं। और लड़ते लड़ते बाई चांस अगर एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में पकड़े जाएं तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, उनके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, उनका जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। और अगर उन्हें पकड़ के उन्हें मारा जाएगा तो और लोग सेना में भर्ती कर लिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े ही कि युद्ध बंद हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, उन लोगों के मानवाधिकार का हनन होगा, है। ये चीज़ गलत है। अगर कहीं पर भी कोई प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा जाता है तो उसे ससम्मान वापस किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ वो जो जिनेवा संधि है वो टूट जाती है और कार्रवाई की जाती है एक देश के द्वारा दूसरे देश पर। तो यूएनओ वगैरह है, तो इसके बारे में आप समझते होंगे। तो इसमें कोई गलत नहीं है, अगर किसी भी तरीके से कोई प्रिजनर बना लिया जाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री में, कोई आर्मी मैन, तो उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, उसे मारा नहीं जाना चाहिए, उसे वापस कर देना चाहिए। यही अच्छाई है और यही सही है, क्योंकि वो तो एक निर्दोष व्यक्ति के तौर पर है। इधर से आपके फौजी लड़ रहे हैं, उधर से उनके फौजी लड़ रहे हैं, वहाँ पे मारे जाते हैं। देयर इज़ नथिंग स्पेशल, बट अगर यहाँ पर आप पकड़ के लाते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, उन्हें बुरी तरीके से मारते हो, तो दैट इज़ रॉन्ग, और वो गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यही सोचकर सदाऊ ने, ये जेनेवा कन्वेंशन शायद बाद में हुआ हो, कह नहीं सकते हैं ये स्टोरी के, लेकिन कहीं ना कहीं सदाऊ ने जिस तरीके का स्टेप लिया बहुत हद तक सही था, कुछ गलत नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आर्मीज़ थी दोनों कंट्रीज़ की, जो जापान की और अमेरिका की, उनके बीच इतना ज़्यादा एग्रेशन था। और अब जापान की आर्मी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, सबसे क्रूअल आर्मी रही है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा क्रूअल। इन्होंने जो चाइना में किया उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उससे देखकर सदाऊ ने बहुत अच्छा किया, उसे यहाँ से भेज दिया। अगर वो यहाँ पे थोड़ा सा भी पता लग जाता किसी भी पर्सनल को या किसी भी ऑफिशियल को कि यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो इसके साथ इतना भयंकर टॉर्चर करते कि रूह कांप जाती देखने वालों की भी, और एट लास्ट इसे मार दिया जाता। तो दैट वाज द गुड आइडिया, क्योंकि ये सब कुछ आपको आंसर में लिखना है तो अपने पास से ही लिखना है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपका वो जो डाउट है, जो डिलेमा है, उसे भी क्लियर करना है। कौन सा डिलेमा, कि एज अ पैट्रियट सदाऊ को उसे पकड़वा देना चाहिए था, एज अ डॉक्टर सदाऊ को उसे बचा लेना चाहिए था। तो क्या सही है, इस चीज़ के निष्कर्ष पे आप आसानी से अब पहुंच सकते हैं। शायद सोचिए और फाइंड आउट कीजिए। There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आया करते हैं जहाँ पर हमें क्या होता है, अपने प्राइवेट जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं उनको समझते हुए और देश के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम जैसे कि अपने देश के नागरिक हैं, उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरी तरीके से वफादार रहें। इन दोनों चीज़ों को निभाना पड़ता है। तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज़ सुने या फिर जो देश के लिए ज़रूरी है वो करें। तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशंस आ जाया करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो व्यक्ति जो कि जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनके सामने इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा आया करती हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको डिस्कस करना है जिस कहानी को अभी आपने पढ़ा है।
डॉक्टर सदाओ वॉज कंपेल्ड बाई हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। तो डॉक्टर सदाओ जो थे वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर हो गए थे एज अ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के रूप में, कि उन्हें उस सोल्जर की, जो कि उनका शत्रु था, उसकी मदद करनी पड़ी। वॉट मेड हैना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम। तो ये तो चलो वो डॉक्टर थे, लेकिन हैना जिसने इस व्यक्ति की मदद करने के लिए मतलब हैना जो थी वो इस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने भी इसकी मदद की, उसे नहीं मार पाई, कुछ उसे उठा के नहीं फेंक पाई, कहा तो उसने, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। क्यों? ये तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि भीमन के बारे में हम काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। इनका हार्ट जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, और वो जो हैना थी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लेडी थी। उसने तो ऑपरेशन तक नहीं देखा था, मारा काटा हुआ, और वो थोड़ी जब उसे ये पता चलता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो उसे विश्वास भी नहीं होता है कि एक इंसान एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर किस तरीके से कर सकता है। तो इस चीज़ से पता चलता है कहीं ना कहीं, जब पहली बार उसे देख रही है तो उसे एहसास हो रहा है कि वाकई में लोग टॉर्चर करते होंगे। तो बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है वो, है ना, है ना। तो वो काफ़ी भोली भाली है, सीधी सादी है, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा एक तरीके से। इसलिए वो जो है उसकी बचाने में मदद करती है, ना कि मारने में। तो इस वजह से वो जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नज़र आती है। वॉट मेड हैना इज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम इन द फेस ऑफ ओपन डिफाइंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। वो जो है उससे डोमेस्टिक स्टाफ जो हुआ करता है बिल्कुल उसका पक्ष नहीं लेती है। उनके लिए भाई वो छोड़ के चले जाते हैं, आपने देखा है, लेकिन हैना जो है वो उसकी पूरी तरीके से मदद करती है। वो यमी जो है मना कर देती है कि वो नहीं धुल सकती है, लेकिन हैना खुद ही अपने हाथ से उसकी जो बॉडी है, ऊपर बॉडी, उसे साफ़ किया करती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन वैन ही न्यू ही couldn't stay here without risk to the doctor and himself। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आंसर सामने है, लेकिन दो चीज़ों में ऐसा उलझाया गया है कि जहाँ पर आप दोनों चीज़ों को ही सही मानेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन जब दो चीज़ें सही हुआ करती हैं, उसमें ज़्यादा सही क्या है, ये अगर आप डिसीजन लेना सीख जाते हो तो वो ट्रू डिसीजन माना जाता है। और इस तरीके की बहुत सारे डायलेमा जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वहाँ से आप निकल पाते हो। तो इसमें ये बताया गया है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। जो सोल्जर है वो जब डॉक्टर के घर से जा रहा था तो पूरी तरीके से इच्छुक नहीं था, वो नहीं चाहता था कि यहाँ से जाएं, तब जबकि उसे ये भी पता था कि उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति यहाँ से क्यों अनिच्छुकता जाने के लिए, सोचो, है ना। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है। इवन वैन ही न्यू ही couldn't स्टे हियर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। तब जबकि उसे ये भी पता था कि यहाँ पे रहेगा तो उसकी जान के लिए ज़्यादा खतरा है, बाहर जाने की अपेक्षा उसकी जान के लिए ज़्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रहना चाहता था। उसकी जान के लिए खतरा तो है ही, साथ के साथ उनके परिवार के लिए जो लोग उससे रखे हुए हैं, डॉक्टर सदाओ के परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो रहना चाहता था। व्हाट वाज द रीज़न, ये आपको बताना है, खुद सोचो थोड़ा सा। व्हाट एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर। तो जो व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल, तो सोल्जर, एनिमी सोल्जर है, उसको लेकर जनरल का एटीट्यूड कैसा है, किस चीज़ से ये आपको पता चलता है, बताना है। वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, और सिंपली सेल्फ एब्जर्प्शन। तो क्या चीज़ थी ऐसी जिसकी वजह से ये जो जनरल हैं उनका एटीट्यूड एकदम अलग तरीके का था। आपके हिसाब से क्या था? लैक ऑफ नेशनलिटी थी, आप क्या सोचते हो? इनके अंदर राष्ट्रीयता की कमी थी। डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरे सजग नहीं थे, कर्तव्यों को पूरी तरीके से सही से नहीं निभाया करते थे, या फिर इनका खुद का कहीं ना कहीं स्वार्थ नज़र आ रहा था आपको, क्या था आप बताइए। While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise up narrow prejudices? तो जब हम अपने मेंबर ऑफ द एनिमी, किसी भी जो दुश्मन सदस्य होता है उसके प्रति हम घृणा किया करते हैं, उस पूरी
उसके प्रति, मान लो पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या पूरी जाति के प्रति किसकी कैसा रहना चाहिए हमें, मतलब एक व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए या पूरी जाति से करनी चाहिए, किस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, तब जब युद्ध चल रहा हो। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रेजुडिसेस, ऐसा क्या है जो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठाया करता है एक इंसान को। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसिस, आप क्या सोचते हो कि डॉक्टर का जो अंतिम समाधान था उस समस्या को हल करने का, वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन, क्या यही सबसे अच्छा तरीका था कि आपकी नज़र में कुछ और भी सही तरीके हो सकते थे, क्या किया जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, आपको ये बताना है ना। कौन कौन सी परिस्थितियाँ इन द सर्कमस्टेंस, जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी उसी परिस्थिति में आपको बताना है, ऐसा नहीं परिस्थिति चेंज कर दो। डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाई ए.जे. क्रोनिन दैट यू रीड इन द स्नैपशॉट्स लास्ट ईयर, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। वॉट आर द सिमिलैरिटीज़, तो चलो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इज़ देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नोवेल यू हैव रीड विद अ सिमिलर थीम, कुछ पढ़ा हो तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो और इनके आंसर्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपको हो सकता है बुक्स या ऑनलाइन या कहीं पे भी मिल जाए, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप क्या सोचते हो। हैं, हर इंसान जो होता है उसकी कहीं ना कहीं थिंकिंग डिफरेंट हुआ करती है, उसका एटीट्यूड डिफरेंट हुआ करता है। हो सकता है कि उससे भी अच्छे आइडियाज़ आप प्रेजेंट कर सको, हो सकता है कि आप उससे अच्छे आइडियाज़ नहीं प्रेजेंट कर पाओ, तो आप पहले अपना खुद लिखिए, उसके बाद चेक कीजिए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो या फिर आप रिफ्रेशर्स वगैरह की भी सहायता ले सकते हो। तो इससे आपके आइडियाज़ को डेवलप करने में, आपका एटीट्यूड डेवलप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। ज़रूर पढ़िएगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, पहले खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।